हेलो लेजेंड्स, तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश चैप्टर के ब्रांड एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो के चैप्टर नंबर 6 पोइट्स एंड पैनकेक्स को एक्सप्लेन करेंगे विद नोट्स। इसके राइटर का नाम है अशोकन मित्रन, हु वाज अ तमिल राइटर बॉर्न इन 1931, जिनकी डेथ हुई थी 2017 में। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तक तो मैंने क्लास 10 के सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए, ये डायरेक्टली मैंने क्लास 12 का बीच का चैप्टर क्यों उठा लिया। तो रीज़न है एक रिक्वेस्ट कमेंट जो कि आई थी बाय अ कंटेंट क्रिएटर जिनके चैनल का नाम है सनातनी गर्ल एडिट्स। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की क्या आप इस चैप्टर के वीडियो बना सकते हो। तो मैंने कहा कि ऑफ कोर्स क्यों नहीं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पसंद के किसी चैप्टर का वीडियो बनाऊं तो फिर कमेंट कीजिएगा ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोकन मित्र ने अपनी ऑटोबायोग्राफी से एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट निकाला है और ये चैप्टर बनाया गया। सो ये थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा एंड बहुत ही बड़ा चैप्टर है, तो टाइम भी अच्छा खासा लगने वाला है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। इस पार्ट के अंदर वो एक्सपीरियंस शेयर करते हैं अपनी जेमिनी स्टूडियो में जहाँ पर वो काम किया करते थे, हिज एक्सपीरियंस विद हिज बॉस एंड हिज कलीग्स। ठीक है, तो ये जो जेमिनी स्टूडियो है ना, वो एक्चुअली क्या था आपको पता होगा। भारत के अंदर मूवीज़ का बहुत ही इन्फ्लुएंस रहा है स्टार्टिंग से। तो फिर स्टार्टिंग डेज में 1940s में तमिलनाडु की एक जगह है चेन्नई, वहाँ पर इसके बॉस एस वसन ने जेमिनी स्टूडियो को सेटअप किया था। वहाँ पर सबको अलग अलग काम दिए थे एंड हमारे जो अशोकन मित्रन हैं उनको काम मिला था न्यूज़पेपर कटिंग्स को काट कर एंड फाइल में स्टोर करना। खासकर उनको हैंड का काम बहुत करना था, यानी कि लिखने का काम बहुत था एंड ज़्यादा और कुछ नहीं। और ये जो पैनकेक्स हमारे चैप्टर के नाम के अंदर है ना, ये खाने वाला पैनकेक नहीं बल्कि एक मेकअप प्रोडक्ट की कंपनी का नाम है जो कि ट्रक भर के जेमिनी स्टूडियो में आया करता था। अब मूवी की शूटिंग होनी है तो फिर मेकअप वेकअप तो करना पड़ेगा ना। तो फिर ये एक कंपनी है, मेकअप प्रोडक्ट की कंपनी का नाम है। ठीक है, यहाँ पर कुछ एक्ट्रेसेस का नाम लिखा हुआ है जिन्होंने या तो इसको यूज़ किया या फिर इस प्रोडक्ट के बारे में उनको जानकारी थी, एंड एक है जिनको इस प्रोडक्ट के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। इनके नेम देख लो, अगर पूछ ले तो फिर अच्छा होगा। एंड अगर क्वेश्चन पूछ ले कि इनका जो डिपार्टमेंट था वो कौन सी बिल्डिंग में सिचुएटेड था, तो फिर इसका आंसर है कि जिस बिल्डिंग में ये स्टूडियो था ना, उसके अपस्टेयर्स में इनकी बिल्डिंग थी। एंड ये बिल्डिंग किसकी थी एक्चुअली, रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक ब्रिटिशर था, उसके घोड़े की तबेले यानी कि स्टेबल पे ये बना हुआ था। एंड वो कहते हैं कि चेन्नई यानी कि जो उस टाइम में मद्रास था, वहाँ पर ये कुछ समय के लिए आया था, वॉर्स लड़ी एंड एक शादी भी की थी। वो कहाँ पर की थी, सेंट जॉर्ज फोर्ट में, वहाँ पर एक चर्च है सेंट मैरी चर्च, वहाँ पर इसने शादी की थी। एंड चेन्नई मैड्रास के बहुत सारे रेजिडेंस में इसके घर हुआ करते थे, यानी कि जो एरिया है वहाँ पर इसके बहुत सारे रेजिडेंसेस थे। अब चलो रॉबर्ट क्लाइव से हटते हैं। ये आज जो अपने मेकअप रूम है ना, वो एक सैलॉन की तरह दिखता है। वहाँ पर वो हाफ अ डजन ऑफ लार्ज मिरर्स, यानी कि हाफ अ डजन मतलब क्या, 6 बड़े बड़े मिरर्स हुआ करते थे एंड इनकैंडिसेंट लाइट्स थे जिनमें से बहुत ही हीट एमिट होती थी जो कि चेहरे पे बहुत ही हार्मफुल हो सकता था। इसीलिए ही ये मेकअप लगाया करते थे। उनके चेहरे के फेस के हर एक पोर को उस पर अप्लाई होना पड़ता था ताकि उनके चेहरे पे कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। इनका ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था ना, इनका हेड था एक बंगाली बंदा। जब वो बहुत ही फेम हासिल कर चुका था तो फिर जेमिनी स्टूडियो उसके लिए बहुत ही छोटी जगह थी, सो वो कोई और चला गया। उसके बाद में एक महाराष्ट्रियन बंदा आया एज अ हेड एंड उसका असिस्टेंट था एक कन्नडी का। यहाँ पर कुछ क्रिश्चियन मैड्रास इंडियंस भी थे, कुछ लोकल तमिल्स थे, एंग्लो बुर्मीज थे। सो ओवरऑल ये काइंड ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन का काम कर रहा था बिफोर इंडिपेंडेंस एंड बिफोर AIR यानी कि ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन से पहले ही ये जेमिनी स्टूडियो ये काम करता था किसका, नेशनल इंटीग्रेशन का। इसका मतलब कि देश के अलग अलग कल्चर, अलग अलग रीजन से आए हुए लोगों को एकजुट करके रखना इज नेशनल इंटीग्रेशन। अब थोड़ा सा मेकअप के बारे में बात कर लेते हैं। नॉर्मली हम क्या सोचते हैं कि मेकअप का काम क्या होता है कि किसी नॉर्मल इंसान को बहुत ही सुंदर दिखाने के लिए मेकअप करते हैं आज की डेट में। बट एट दैट टाइम जो मतलब कि प्रोड्यूसर्स थे उनके हिसाब से ये था कि जो इनकैंडिसेंट लाइट्स है ना, उनसे चेहरों में बहुत हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। सो उससे बचाने के लिए क्या करते थे, बहुत ज़्यादा मेकअप अप्लाई करते थे। वो पैनकेक था ना, वो अप्लाई करते थे विद सम लोशंस एंड सम पोशंस। उसके जैसे कोई डिसेंट, एक अच्छा भला आदमी भी ना एक राक्षस की तरह दिखने लग चुका था। अब ये मेकअप करना भी कोई नॉर्मल बात नहीं थी। वहाँ पर क्या होता था, एक हायरार्की होती थी, यानी कि ऊपर से नीचे, हायर ऑर्डर टू लोअर, सीनियर से जूनियर, कुछ ऐसे समझ लो। यानी कि जो हेड मेकअप आर्टिस्ट होगा वो मेन हीरो एंड हीरोइन का मेकअप करेगा। मेकअप मतलब क्या, बस वो पोशन ऑफ लोशंस एंड पैनकेक्स वो सब अप्लाई करना था चेहरे पे, ज़्यादा कुछ डिटेलिंग नहीं करनी थी। एंड उस हेड से थोड़ा सा नीचे वाला होगा वो साइड एक्टर्स की मेकअप करेगा। उससे और नीचे वाला होगा वो करेगा जो कॉमेडियन होते हैं ना मूवी के अंदर, कुछ हंसी मजाक वाले लोग, उनका मेकअप करेगा। एंड सो ऑन नीचे से नीचे कम ऑर्डर ऑफ इंटरेस्ट से करते रहते थे उनका मेकअप।
अब पुराने ज़माने में क्या होता था ना कि 95% ऑफ द शूटिंग इनसाइड ही हुआ करती थी एंड 5% ही बाहर कोई शूटिंग हुआ करती थी। एंड बाहर कभी हुआ करती तो फिर बाहर के लोग भी आते थे, मतलब कि क्राउड शूटिंग होती थी ना, तो फिर हर एक बंदे पे तो मतलब कि कोई पर्सनल आदमी दे नहीं सकते ना, इसीलिए उनके पास में एक ऑफिस बॉय हुआ करता था, जो कि एक्चुअली बॉय नहीं था, वो एक 40 साल का बंदा था। उसका काम क्या था एक्चुअली, कोई भी क्राउड होना तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ा वेसल लो जिसके अंदर पैनकेक्स, लोसेंस एंड पोसेंस हो, उनको मिलाओ एंड बहुत बड़ा पेस्ट बना लो जो कि तुम उनके चारों पे स्लैप करोगे। स्लैप यानी कि मतलब कि ना दौड़ के उन सब के मुंह पे डालना, ताकि उन पे भी इनकैंडेसेंट लाइट्स का ज़्यादा कुछ फर्क ना पड़े, बट ये ध्यान रखना कि फेस के ईच एंड एवरी पोर को वो अप्लाई होना चाहिए। एंड ये जो ऑफिस बॉय है ना, ये बेचारा भी बहुत सपने लेके आया था। इसको या तो एक्टर बनना था, लिरिसिस्ट बनना था, ये एक पोइट भी था। वैसे इसको स्टोरी राइटिंग में बड़ा मज़ा आता था, लेकिन इसकी जो पोइट है ना वो थोड़ा सा दबके रह गया इस काम के चलते। नाउ रिटर्निंग बैक टू अशोकन मित्रन, वो एक क्यूबाइकल में रहा करता था। वहाँ पर 2 लार्ज फ्रेंच विंडोज़ थी, जो कि उसको पहले तो पता नहीं था कि इसको फ्रेंच विंडोज़ बोलते हैं। वहाँ पर वो रहा करता था। उसका काम सिंपली यही था, न्यूज़पेपर कटिंग्स काट के फाइल में स्टोर करना। आम आदमी अगर कोई देखेगा ना, कोई दूसरे लोग, तो फिर वो सोचेंगे कि कितना बोरिंग काम है, उसको तो कुछ काम करना ही नहीं, बस बैठे रहना है। मे बी उसका बॉस भी ऐसा कुछ सोचता होगा, लेकिन इसमें भी बहुत काम की चीज़ होती है भाई। अगर आप रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो फिर आपको पता चलेगा कि करंट अफेयर्स क्या है। दैट्स वाई ही वॉज द वेल इन्फॉर्म्ड मेंबर ऑफ द जेमिनी स्टूडियो फैमिली। वो जो ऑफिस बॉय था ना, वो सोचता था कि इस बंदे यानी कि अशोकन मित्रन को मुझे एनलाइटन करना चाहिए, ज्ञान देना चाहिए कि किस तरीके से इसके अंदर जो ग्रेट लिटरेरी अचीवमेंट्स यानी कि जो पोएम लिखने का जो टैलेंट है वो दब के रह गया, जस्ट बिकॉज ऑफ कटिंग दिस न्यूज़पेपर एंड दिस ऑल। अब बताइए ऑफिस में इतना क्यों सोच रहा है, बिकॉज ये भी एक काइंड ऑफ पोइट ही था अपने अंदर, यानी कि ये भी एक कवि ही था, जस्ट लाइक अशोकन मित्रन एंड ऑल द अदर गाइज। पर ये जो ऑफिस बॉय था ना, इसके जितने भी काम काज करता था ना, वो सब नेग्लेक्ट होते थे बिकॉज ऑफ वन पर्सन हुज नेम वॉज कोठामंगलम सुब्बू। ही वॉज नंबर 2 एट द जेमिनी स्टूडियो। अब नंबर 2 क्यों है, उसके भी बहुत रीज़न है भाई। इट वॉज बिकॉज जब ये स्टार्टिंग के डेज में आया था, इसको बहुत डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ी थी। एक तो वहाँ पर कोई अच्छा खासा स्टूडियो भी नहीं था, बिकॉज इट वॉज द एमर्जिंग पीरियड ऑफ मूवीज़ इन इंडिया। फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो फिर सुब्बू में इतनी ज़्यादा कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, बट दैन ऑल्सो वो एक ब्राह्मण था, इसकी वजह से उसके अंदर वर्च्यूज़ बाय फैमिली उसके अंदर थे, जिसकी वजह से बाकी लोगों को लीड कर सकता। एंड ही वॉज अ ग्रेट पोइट ऑल्सो। वो ना बहुत मास ऑडियंस को भी एड्रेस कर सकता था, इतना टैलेंटेड था वो। सुब्बू बहुत ही चीयरफुल बंदा था। अगर 4-5 मूवीज़ फ्लॉप भी हो जाए तो भी ये बंदा डिप्रेशन में नहीं जाता था, बल्कि ये एक न्यू आइडिया हमेशा लेके आता था। फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्रोड्यूसर बोलेगी कि भाई कोई सीन है उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, तो उसके 4 डिफरेंट अल्टरनेट वेज निकाल के आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर प्रोड्यूसर बोले कि एक रैट और एक टाइग्रेस के बीच में पानी के अंदर लड़ाई हो रही है, उसके बाद में रैट टाइग्रेस को मार देता है, बट देन ऑल्सो उस टाइग्रेस के बच्चों के ऊपर वो दया दिखाता, मर्सी शो करता है। तो इस सीन को कैसे एग्जीक्यूट करोगे सुब्बू? तो सुब्बू 4 डिफरेंट अल्टरनेट वेज निकाल के लेके आ जाएगा। अगर प्रोड्यूसर को उनमें से कोई भी एक पसंद नहीं आता ना, तो फिर थोड़ी ही देर बाद वो 14 और अल्टरनेट वेज और आइडियाज़ लेके आ जाएगा। सुब्बू इतना क्रिएटिव था ना, इसकी वजह से लोग उसको क्या कहते थे, टेलर मेड फॉर फिल्म्स। इसकी यानी मतलब क्या था, टेलर का काम क्या होता है, अगर कोई कपड़ा फिट नहीं हो रहा है तो फिर उसको फिट करवा देता है। इन द सेम वे ये भी किसी भी सीन को एकदम फिट करवा दिया करता था मूवी के अंदर। सुब्बू की जो फिल्म इंडस्ट्री में इतना ज़्यादा था ना हाइप, इसकी वजह से जो इसकी लिटरेरी अचीवमेंट्स एज अ पोइट थी ना, वो ओवर शैडोड हो गई बिकॉज ऑफ हिज फिल्म इंडस्ट्री करियर। सुब्बू ने बहुत सारे स्टोरी पोएम्स लिखी थी, लाइक इसने एक स्प्रोवलिंग नॉवल लिखा था, उसका नाम था थिल्लना मोहनम्बलम, जो कि तुम वर्ड देख सकते हो मैंने गलत प्रोनाउंस किया तो फिर सॉरी। एंड उसने अर्ली 20th सेंचुरीज के अंदर जो मूड एंड मैनर ऑफ देवदासिस था ना, उसको भी इसने रिक्रिएट किया था। साथ में इसकी एक्टिंग की तो क्या ही बात करें, जो भी कोई फोकस्ड और मेन हीरो ना, उससे भी अच्छी एक्टिंग कर सकता था सुब्बू। आम आदमी की तरह इसके पास में भी बहुत सारे नफरत करने वाले एनिमीज़ थे, बिकॉज उनको लगता था कि ये बॉस के बहुत ही नज़दीक है ना, इसकी वजह से लोग इससे नफरत करते थे। बट इन अटेंडेंस ये जो सुब्बू था ना, कौन से ग्रुप के अंडर आता था, स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर, जिसके इसके अंदर कौन कौन काम करते, कुछ लॉयर्स, कुछ पोइट्स एंड कुछ राइटर्स, ये सब उसके अंडर काम किया करते थे। और लॉयर्स की बात करें तो फिर उन्हें क्या कहते हैं, लीगल एडवाइज़र, एंड उनको रेफर किया जाता है एज ओपोजिट। अब एक कहानी है कि एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस थी, वो एक बार स्टेज पे आई एंड अचानक से कोई लॉयर आता है एंड उसको कहता है, एक्सक्यूज़ मी मैडम, मेरे पास आपकी एक रिकॉर्डिंग है। एक बार कोई हुई होगी, कोई बदसलूकी कर ली होगी, तो उसकी रिकॉर्डिंग उसने कर ली थी एंड सबके सामने वो रिकॉर्डिंग सुना दी। सब लोग स्टंट रह गए एंड वो जो एक्ट्रेस थी ना, वो एकदम डम, एकदम शांत हो गई। यही था उसके करियर का एंड। एक कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, गाँव से आई हुई लड़की जिसने अभी तक कुछ भी फेम एक्सपीरियंस नहीं किया अपनी लाइफ का, उसका करियर एंड हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ दीज लॉयर्स।
ये जो स्टोरी डिपार्टमेंट था ना, इसके अंदर हर कोई खादी की धोती पहना करता था एंड स्लाइटली ओवरसाइज्ड खादी का शर्ट पहना करता था। यानी कि गांधी आइट था, गांधी की आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला, इसलिए इनको गांधी आइट्स एंड खादी आइट्स बोलते हैं। बट जो लॉयर्स थे ना, ये पैंट, टाई, शर्ट एंड समटाइम्स कोट भी पहना करते थे, यानी कि टोटली डिफरेंट दिखते थे इन बाकी लोगों से। उसको लगता था कि गांधीइट्स की असेंबली में इसको अलग रखा गया है। बट ये जो लॉयर्स थे ना, ये बॉस के बहुत ही क्लोज थे, इसलिए इनको कभी कभार तो ना फिल्म के बीच में बोलने का भी हक था, फिल्म को प्रोड्यूस करने का भी हक था एंड किस तरीके से पैनकेक्स यूज़ करने होते थे ये भी ये बता सकते थे। पर भले ही कितने भी क्लोज हो, लेकिन ये लॉयर्स थे तो किसके अंडर? एज अंडर पोइट्स, पोइट्स के अंडर थे। जब एक बार हुई, जब एस वसंत जो बॉस था उसने जेमिनी स्टूडियो को क्लोज कर दिया था, तब पहली बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ था कि लॉयर्स ने अपने काम धंधे छोड़ दिए, बल्कि उनको काम धंधे से निकाल दिए जस्ट बिकॉज पोइट्स को काम से निकाल दिया गया था। यानी कि इनडायरेक्टली असर पड़ा लॉयर्स के ऊपर। अब तुम लोगों ने सुना होगा ना कि कोई खाली जगह पर बहुत सारे भूत भटकते हैं। इन द सेम वे जब जेमिनी स्टूडियो खाली हो गया ना, तो फिर एक अच्छी वे में ये राइटर बोल रहे हैं कि ये जो जेमिनी स्टूडियो है ये हॉन्ट बन चुका था, बहुत बेहतरीन पोइट्स एंड राइटर्स का ये हॉन्ट बन चुका था। कुछ राइटर्स पोइट्स के नाम यहाँ पर लिखे हुए, तुम पढ़ लेना, ठीक है। अब कम्युनिस्ट, कम्युनिस्ट क्या होता है? एक गॉडलेस मैन जिसको किसी के भी दया नहीं आती, कंज्यूगल लव है उसके अंदर, वो किसी को भी मार देगा एंड सब जगह पर वायलेंस, हेट्रेड स्प्रेड करेगा। एंड अगर उसको अपने पेरेंट्स, अपने छोटे बच्चों को भी मारना पड़े तो भी वो एक बार भी सोचेगा नहीं, वो उन्हें मार देगा। ये आइडिया कम्युनिज्म का है, ठीक है। इस कम्युनिज्म के आइडिया के एंटाई यानी कि ओपोजिटली एक मॉरल रीअर्मामेंट आर्मी आई थी मद्रास में 1952 में अंडर फ्रैंक बकरमैन। कुछ 200 लोग आए थे यहाँ पर, बट उन लोगों को इंटरनेशनल सर्कस कहा जाता है। पर सर्कस में क्या करते हैं? ट्रैम्पोलिन पे कूद फांद करते हैं एंड जानवरों के साथ करतब करते हैं। बट नो, इनके लिए क्या लिखा है? ये तो ना ही ट्रैम्पोलिन में अच्छे एंड ना ही इनके साथ जानवरों के साथ अच्छे संबंध है, बस ये टेबल पे जानवरों को यूज़ करते फॉर ईटिंग दैम। एक्चुअली मुद्दे की बात क्या है, ये प्लेस परफॉर्म करने आए थे विद द मोटिव ऑफ एंटी कम्युनिज्म, ठीक है। तो इन लोगों ने 2 प्लेस परफॉर्म किए थे, एक तो था जोथाम वैली एंड द फैक्टर, द फॉरगॉटन फैक्टर, जो कि यहाँ के जेमिनी स्टूडियो के 600 मेंबर्स, यानी कि पता कितना चलता है कि 600 एम्प्लॉयज़ काम करते थे जेमिनी स्टूडियो में। वो लोग इसको बार बार देख रहे थे, इनको बहुत ही अच्छे लगे थे ये प्लेस। जोथाम वैली की जो एक सीन है उसके अंदर क्या होता है? सनसेट एंड सनराइज विथ ब्लैंक बैकग्राउंड एंड वाइट बैकग्राउंड, वहाँ पर एक फ्लूट की ट्यून सुनाई देती। इस चीज़ को इन लोगों ने अगले साल तक, कई सालों तक इसी चीज़ को यूज़ किया एंड कुछ फिल्म्स प्रोड्यूस की थी। तो ये लोग कौन थे? एंटी कम्युनिज्म के लोग थे। बट इनके आने के बाद में एक इंग्लैंड से एक पोइट आया था जिसको लोग कहते हैं मिस्ट्री विजिट, जो कि कोई भी समझ नहीं पाया था कि ये पोइट आखिर क्यों आया है एंड कोई भी नहीं जानता था कि ये बंदा है कौन, इसका नाम ही क्या है। बिकॉज वो तमिल के एरिया में तमिल की लैंग्वेज ही आती है लोगों को मोस्टली, एंड इंग्लिश में बहुत ही कम इंटरेस्ट था उन लोगों को। एंड ऑफकोर्स वहाँ पर तमिल की मूवीज़ ही ज़्यादातर बनती थी, तो फिर किसको क्यों इंटरेस्ट होगा भला इंग्लिश में। तो वहाँ पर आया, अपना इंट्रोडक्शन दिया, मिस्टर वसन ने उसको रिसीव किया बिकॉज वो एक छोटे से वीकली के राइटर थे जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है आनंद प्रटकन, जो भी नाम लिखा हुआ है। एंड ये जो पोइट आया था ना, ये भी एक छोटे से वीकली के एडिटर थे। दोनों ही कोई बड़े एडिटर नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे एडिटर थे छोटी कंपनीज़ के। अब ये जब पोइट अपने ना बोलने लगा ना भाषण, इसमें कुछ वर्ड्स थे लाइक डेमोक्रेसी एंड फ्रीडम, बट इसके जो बोलने का जो एसेंट था ना, इसकी वजह से कोई भी इसकी बातों को समझ नहीं पाया था, सब एकदम शांत थे। पोइट खुद भी सोच रहा होगा कि भाई मैं कौन सी जगह पर आ गया, कोई रिएक्शन ही नहीं, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, कुछ नहीं। तो वो खुद भी चुपचाप चला गया, 1 घंटे की लंबी सी स्पीच सुना के। एंड लोग भी सोचने लगे कि क्या ही बोला, बस चला गया, अच्छी बात है। यानी कि उसको एक मिस्ट्री विजिट के तौर पर देखा जाता है। अब अपने जो अशोकन मित्रन है ये कहता है कि प्रोज राइटिंग कोई नॉर्मल जीनियस की बात नहीं है, इसके लिए आप बहुत डेस्परेट होने चाहिए, बहुत पेशेंस रखना चाहिए आपको, एंड तभी आप एक अच्छी स्टोरी राइटिंग कर सकते हो। एंड एक श्रंकन हार्ट वाला जिसको कोई भी चीज़ तोड़ नहीं सकती, यानी कि कठोर दिल वाला जिसका दिल सूख चुका उसे कोई नहीं तोड़ सकता, वो ही पेशेंस के साथ स्टोरी लिख सकता है, कोई आम आदमी नहीं लिख सकता है। कुछ समय बाद में एक न्यूज़पेपर कंपनी, उसका नाम है द हिंदू, उन लोगों ने क्या पब्लिश किया था कि एक स्टोरी राइटिंग कंपटीशन रखा जा रहा है ब्रिटेन में। तो फिर जो अशोकन मित्रन थे उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसमें पार्टिसिपेट किया जाए। एंड वहाँ पर एक वीकली नहीं, एक पीरियोडिकल आता है। पीरियोडिकल क्या होता है? जो कि कुछ कुछ समय में पब्लिश होता है। न्यूज़पेपर डेली पब्लिश होता है, वीकली हफ्ते में एक बार पब्लिश होता है। तो एक पीरियोडिकल था, उसका नाम था द इनकाउंटर। उसने स्टोरी कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज की थी। तो फिर अपने अशोकन मित्र ने सोचा कि क्यों ना इसमें पार्टिसिपेट
इन्वेस्टिगेट किया जाए, बट उससे पहले उसकी थोड़ी बहुत जानकारी रखनी चाहिए। तो वो गए कहाँ पर, ब्रिटिश की एक लाइब्रेरी में। वहाँ पर क्या होता था, नोटिस बोर्ड थी, वहाँ पर कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगा हुआ था, लाइक ये एक फॉरबिडन रेस्ट्रिक्टेड एरिया जहाँ पर वहाँ पर एंटर नहीं कर सकते। तो वहाँ पर गया, दी एनकाउंटर की वहाँ पर कॉपीज़ पड़ी हुई थी जिसको किसी ने भी नहीं पढ़ा होगा, तो उसने पढ़ने लग गया। एंड वहाँ पर बहुत सारे राइटर्स का नाम लिखा हुआ था एंड एक इम्पॉर्टेंट नाम था, वो था स्टीफन स्पेंडर। उसका नाम सुनते ही उसके दिमाग में उसका जो श्रंकन हार्ट था ना, उसमें बेल रिंग होने लगे, लाइक वो उसका कोई लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर होना, उस तरह से उसे लगा कि ये नाम उसने सुना हुआ है। एंड वो वही बनता था जो कि सीक्रेट मिस्ट्री विजिट की थी ना, इंग्लैंड से आया हुआ पोइट, ये वही है। तो पूछे ना इंग्लैंड से आए हुए पोइट का नाम क्या है, तो वो है स्टीफन स्पेंडर। यहाँ तक तो उसको बस पता चला था कि हाँ उस पोइट का नाम स्टेफन स्पेंडर था, बट कुछ सालों बाद जब जेमिनी स्टूडियो को शट डाउन कर दिया गया था, अशोकन मित्रन को काम से निकाल दिया गया था, उसके पास बहुत समय था लेकिन पैसा बहुत ही कम था। तो फिर एक बार वो गया था मैड्रास के स्ट्रीट्स पे, कुछ कॉपीज़ बिक रही थी कुछ मैगजीन्स की, तो फिर वहाँ पर देखता है 50 पैसे में स्पेशल लो डिस्काउंट वाली कॉपीज़ बिक रही थी, जो कि 50 पैसे में मिलती है, स्टूडेंट के लिए ऑफर था वो। और उसका लिंक था अमेरिकन ओरिजिन का, एंड वो रिलेटेड था रशियन रिवॉल्यूशन की 50वीं वर्षगांठ 50th एनिवर्सरी के लिए। तो उसने 50 पैसे देकर एक बुक खरीदी, उसका नाम था द गॉड दैट फील्ड, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। एंड इसके राइटर का नाम क्या था, स्टीफन स्पेंडर, वो ही पोइट जो कि इसके राइटर था। इसमें बात करता कम्युनिज्म के बारे में। जब इस बुक के राइटर के नाम में स्टीफन स्पेंडर इसने सुना ना, तो फिर इसके दिल के अंदर जो अंधेरा डार्क चैम्बर था उसके अंदर लाइट आ गई थी। इससे उसको पता चला था कि एस वर्सन को ना तो स्टीफन से लेन देन थी एंड ना ही उसकी द गॉड दैट फील्ड से लेन देन थी। बट वो एक्चुअली आया क्यों था, बिकॉज जो MRA यानी कि मॉरल रीअर्मामेंट आर्मी आई थी ना, जो कि एंटी कम्युनिज्म से रिलेटेड थी, इसीलिए उसको यहाँ पर आना पड़ा फॉर दी स्प्रेडिंग द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म। चलिए यही चैप्टर था। आई गेस कि आपको ये चैप्टर समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन जरूर कीजिएगा इन दी कमेंट सेक्शन। सो गुड बाय लेजेंड्स, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम जरूर लिख देना कमेंट सेक्शन में। तो गुड बाय।